उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रचार तेज है, वहीं जुबानी जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही। चुनावी रण में बयानों के वार पलटवार जारी है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। केशव बोले 2047 तक अखिलेश का संयोग नहीं बन रहा है, राजयोग नहीं है। एसपी में दंगाइयों और गुंडों को हमेशा संरक्षण मिला है। वहीं अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर पलटवार कर कहा कि आरोप लगाने से पहले आईना देख लें, बीजेपी अपनी असलियत देखे और फिर बात करे। केशव ने जहां अखिलेश की सियासी कुंडली बता दी है, वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी पीडीए के सामने घबराकर मुद्दों से अलग बयानबाजी कर रखी है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी के चुनावी रण में बयानों के वार पलटवार जारी हैं। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानों के तीर जारी हैं। चुनाव प्रचार में केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश की कुंडली में 2047 तक सीएम बनने का योग नहीं है। हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानेपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। वहीं अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा कि चुनावों में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, बाकी हर मुद्दे पर बात हो रही है। सरकार बताए कि युवाओं और किसानों के लिए उसने अब तक क्या किया है। उपलब्धि उनकी क्या है नहीं बता पा रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। दंगाइयों और गुंडों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, जबकि प्रदेश में आज गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज है। उनके मन में पिछड़ों के लिए खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो जब सदन में खड़े होते हैं, सुना है किसी ने कई भाषण सुना है, जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उनके कार्यकाल में जो कारनामे हुए थे केवल उनको उजागर करने का काम होता है, तो अपना आपा खो देते। अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान कहा कि जो हम पर उंगली उठा रहे हैं, लगता है वो कभी आईना नहीं देखते होंगे। अगर आईना देख लेते तो अपनी असलियत पता चल जाती। तो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है, ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी और विपक्ष में लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। अब देखना ये है कि चुनावों तक ये बयानबाजी किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव करीब आए, आजम खान की याद आए। इन उपचुनावों में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को अचानक आजम खान की याद आ गई है, जिस पर सियासी माहौल गर्म है। 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव में 3 सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। एसपी ने तीनों जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। अखिलेश यादव 2 दिन पहले आजम के परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे थे। आजम के बहाने मुस्लिम वोट साधने की कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर आजाद भी जेल में बंद आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे। आजम परिवार से नजदीकी का संदेश देकर क्या अखिलेश और चंद्रशेखर की है मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं।
चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को आजम खान याद आने लगे हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 सीट ऐसी भी हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, यानी वहां पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मीरापुर में 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, सीसामऊ में 45% मुस्लिम वोटर्स हैं, कुंदरकी में 65% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में अचानक आजम खान की डिमांड होने लगी है। अखिलेश यादव 11 नवंबर को कुंदरकी दौरे पर थे, जहां चुनावी जनसभा के बाद सीधे रामपुर पहुंचे और आजम खान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो आजम खान के ऊपर दर्ज किए झूठे केस वापस लिए जाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ इंसाफ करेगी। जहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या आजम खान के परिवार को संतुष्ट कर समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीटों पर अपने समीकरण को बेहतर करना चाहती है। वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी 11 नवंबर को जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की और आजम परिवार से अपनी नजदीकी का दावा किया। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको पूरे परिवार को, हमारा परिवार। इन मुलाकातों के पीछे सियासी मकसद अब नजर आने लगा है। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि आजम खान को बैलेंस किए बगैर विधानसभा उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। आदरणीय आजम साहब ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उम्मीद करते हैं ईश्वर की महान कृपा से, ऊपर वाले की महान अनुकंपा से बहुत जल्दी आजम साहब हम लोगों के बीच होंगे और हम लोगों के लिए जो एक मार्गदर्शक की भूमिका में उन्होंने समाजवादी नीतियों, आंदोलन और विचारों के लिए काम किया है, वो आगे भी देखने को मिलेगा। यूपी की सियासत पर दशकों तक राज करने वाले आजम खान का सितारा फिलहाल गर्दिश में है। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि आजम खान के बगैर पश्चिम यूपी की कई सीटों पर एसपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर में एसपी चाहती है कि एक एक वोट को बैलेंस करके रखा जाए। उपचुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और अब मुस्लिम वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश में सपा फिर से आगे बढ़ रही है, जो कि पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखा नहीं जा रहा था। सियासी पंडित ये भी मानते हैं कि एसपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम खान को सुने बगैर दूसरे पक्ष को लोकसभा का टिकट दिया था, जिसके बाद आजम खान के परिवार को मनाना बेहद जरूरी हो गया था। सियासत के जानकार इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ 100 व कुछ हजार वोट से भी पार्टी हार और जीत जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं चाहती है कि आने वाले दिनों में आजम खान की नाराजगी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर जीत हार का फैसला हो। हालांकि रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, लेकिन आजम खान का जादू अभी भी बरकरार सा नजर आता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन उनकी सजा बरकरार रहने से 20 नवंबर को सीसामऊ सीट पर वोटिंग का रास्ता साफ हो गया है। इरफान सोलंकी ने सजा रद्द करने की गुहार लगाई थी। वहीं यूपी सरकार ने 7 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आएगा। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर की है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इसलिए वो न तो जेल से रिहा हो पाएंगे और न ही उनकी विधायकी बहाल होगी। इस फैसले के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। यहाँ 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। डेविल कोर्ट का फैसला है, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की,
ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। इरफान सोलंकी की पत्नी और उपचुनाव में सीसामऊ से एसपी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। वहीं इरफान की मां का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से आगे भी इंसाफ मिलेगा। बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत ऊपर वाले का बहुत करम हो गया हम लोगों पर। और उसके बाद न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने बेल ग्रांट करी, वो भी बहुत शुक्रिया न्यायालय का। और जो आगे स्टे की लड़ाई है वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, और जब तक विधायक जी बेकसूर साबित नहीं होते हम लोग की कोशिश जारी रहेगी। ऊपर वाले का शुक्रिया और सारी जनता का, सब लोगों की दुआओं से ऊपर वाले का करम हो गया, ताकि हमारे बच्चे निकल गए, इंशाल्लाह स्टे भी मिलेगा। इरफान सोलंकी को जमानत मिलने पर इरफान के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली नजीर फातिमा ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनके साथ गलत किया गया था, ऐसे में इरफान सोलंकी की सजा बढ़नी चाहिए। भाई देखिए, उन्होंने गलत किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए और मिली सजा। हम उसके लिए अब क्या कह सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला जो भी हाई कोर्ट ने फैसला किया भाई अपने हिसाब से सही किया होगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं। आगे क्या आप मांग करती हैं, क्या होना चाहिए आगे इस मामले में? अरे हम तो ये मांग करते हैं कि भाई उन्होंने गलत किया है तो उनकी तो और सज़ा बढ़ानी चाहिए, ना कि उनको जो है तो बेल देना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इरफान सोलंकी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी इरफान सोलंकी जी के बेहतर राजनीतिक जीवन की उम्मीद करती है। हम सीसामऊ जीतने जा रहे हैं, वहाँ की जनता ने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर, इरफान सोलंकी जी के मेहनत पर, और जो पार्टी की उम्मीदवार हैं जनता उनको भारी जन समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय से हमें हमेशा उम्मीद रहा है, न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था पर हम भरोसा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इरफान सोलंकी जी बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे। कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में कार्यकर्ताओं और एसपी उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इरफान सोलंकी की जमानत का जश्न मनाया। कानपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने 7 जून को इरफान सोलंकी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। महिला के घर आगजनी करने के मामले में ये सजा सुनाई गई थी। इसके बाद इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि यूपीएससी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग मान ली है, लेकिन छात्र अब भी यूपीएससी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आरओ-एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी गई है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ-एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। वहीं इसे लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोग के ऐलान के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह ही कराने का ऐलान किया है। साथ ही आरओ-एआरओ की परीक्षा को स्थगित करते हुए कमेटी बना दी है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि आरओ-एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम लोग की मांगे आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेकर थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई? अभी तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें फिर बात है। दरअसल लंबी मीटिंग के बाद आयोग ने ऐलान किया है कि पीसीएस प्री की परीक्षा पहले की तरह होगी, जबकि आरओ-एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सरकार छात्र हित के साथ है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। समस्या का समाधान हो गया है और हमारी पूरी सरकार छात्र हितों के साथ है, छात्रों के साथ है। परीक्षार्थियों की मांगे मान ली गई हैं और हर स्थिति में उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके निर्देश अधिकारियों को दे दिए। परीक्षा पर अखिलेश यादव जहां लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं डिंपल यादव का कहना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं
और सरकार आंख बंद किए बैठी है। ये कोई मामूली घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है। हम छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उनका समर्थन करते हैं क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज है और लगातार बीजेपी की सरकार और पूरा शासन प्रशासन और स्पेशली सरकार, चाहे वो छात्र हों चाहे वो हमारे शिक्षक भाई और बहन हों, लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह की शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे, सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने छात्रों के प्रदर्शन को सरकार की विफलता बताया है। ये सरकार की विफलता है, जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अरे हमारे आपके सभी बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, हम निश्चित तौर से बच्चों के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ तक उनको सहयोग की बात है, सपोर्ट की बात है, हम लोगों ने उनको मॉरल सपोर्ट किया, हम लोगों ने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया और वो बच्चे लड़े हैं, लड़ाई उनकी है, लड़ाई वो लड़कर जीते हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की मांगें मान ली हैं, लेकिन छात्र अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें अब लिखित में अपनी मांगों का जवाब चाहिए। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब भी सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार रात गांव में हुए बवाल में कई लोग घायल हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। पूरे एरिया में 60 से ज्यादा गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। दरअसल उपचुनाव के बीच थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले समरावता गांव में भयंकर बवाल हुआ। गांव में हालात अब भी अच्छे नहीं हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ये आगजनी, ये तहस नहस मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? ये सब कुछ पुलिस ने किया है। थप्पड़ कांड के बाद बवाल। घरों में तोड़फोड़, वाहनों में लगाई आग। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार, जीपें को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही। जले हुए वाहन और घरों के टूटे हुए कांच बयां कर रहे हैं कि समरावत गांव में हालात अच्छे नहीं हैं। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच पुलिस से जाब्ता लगा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोंक के समरावता गांव में कल तक जहां उपचुनाव की गहमा गहमी थी, नरेश मीणा के एक थप्पड़ कांड ने यहाँ की तस्वीर बदरंग कर दी। अब यहाँ चारों तरफ जले वाहन और खौफ से चेहरे नजर आ रहे हैं।
क्या कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है? वो 20 साल का हो गया समझी, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। रात भर समरावता गांव में हंगामा होता रहा। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस बीच में उनके समर्थक नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस और आरएएफ तैनात है। मामले में सीएम ने डीजीपी से फोन पर जानकारी ली। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उपचुनाव के बीच समरावता गांव के हालात बेकाबू हो गए। देवली उनियारा में क्या हुआ था? दरअसल कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए। कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को तत्काल मौके से भेज दिया गया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पत्थरबाजी के बाद कई बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं। इन सब के बीच अब आपको उस जगह के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। समरावता गांव जंग के मैदान में तब्दील है। भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है।